जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गिरीश कौशिक और स्वागत है आपका मेरे चैनल सेक्रेड सोल्जर्स पर। आज हम बात करेंगे उन सभी चैलेंजेस की जो वेटरन्स को अपनी रिटायरमेंट के बाद या अपने सेकंड करियर ट्रांजिशन के दौरान फेस करने पड़ते हैं और उन सभी कारणों की भी जिनकी वजह से वेटरन्स कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपनी काबिलियत साबित करने से चूक जाते हैं। दोस्तों, वीडियो के आखिर में टिप्स भी शेयर करूंगा जिनसे आपका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वेटरन्स को कितनी दिक्कत होती है अपने सेकंड करियर की प्लानिंग और करियर ट्रांजिशन करने में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा अप्रोच सिविल वर्ल्ड की एक्सपेक्टेशन से एकदम अलग होता है। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि फौज में डेवलप किया हुआ स्किल सेट सिविल वर्ल्ड में बिना किसी बदलाव के काम आ जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो ये समझते हैं कि अगर उनका फौज में करियर एक्सेप्शनल था तो बाहर भी ऐसा ही रहेगा, बट फ्रेंड्स, दिस इज फार अवे फ्रॉम रियलिटी। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि रियलिटी क्या है। ये 5 फैक्टर हैं जो वेटरन्स की नाकामयाबी का मेन कारण बनते हैं। उनमें सबसे पहला है स्किल ट्रांसलेशन, दूसरा स्किल मिसमैच, तीसरा है प्री कंसीव्ड नोशन या इसको दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं एचआर माइंडसेट वेटरन्स के लिए जो उन्होंने डेवलप किया हुआ है। फोर्थ इज रिजिडिटी या मिलिट्री स्टाइल ऑफ वर्किंग एंड थिंकिंग। पांचवा है अप्रोप्रिएट गोल सेटिंग। हो सकता है और भी फैक्टर्स हों, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस और मेरी रिसर्च के अनुसार ये 5 कारण हैं। अगर आप इन सब पे काम करेंगे तो आप जरूर सक्सेसफुल हो पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है स्किल ट्रांसलेशन, मतलब अपने स्किल सेट को सही तरीके से बता पाना। अमूमन ये देखा गया है कि वेटरन्स अपने स्किल सेट को बताने के लिए या रेज्यूमे में लिखने के लिए वही टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जो मिलिट्री में यूज होती है, जैसे कि आर्मी इंचार्ज, स्टोर इंचार्ज, गार्ड कमांडर या क्वार्टर मास्टर। सिविल वर्ल्ड में यह टर्मिनोलॉजी हार्डली 1% लोग समझ पाते हैं और अंदाजा लगाइए कि उन 1% में से कितने लोग एचआर डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो दोस्तों, वेटरन्स को यह जानना बहुत जरूरी है कि वो उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करें जो एचआर रिक्रूटर या उनका हायरिंग मैनेजर अच्छे से समझ पाए। नेक्स्ट पॉइंट है स्किल मिसमैच। दोस्तों, आर्म फोर्सेस ने एक साधारण इंसान को बेहतरीन लीडर्स में तब्दील किया है। मिलिट्री से हमें बहुत ही अच्छे वर्क एथिक्स मिले हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। फौजियों को ये बात समझना बहुत जरूरी है कि बाहर की दुनिया में स्पेशलिस्ट की जरूरत है, ना कि जनरलिस्ट की। वेटरन्स को अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि कौन कौन सी स्किल्स की बाहर डिमांड है, और अगर उनमें वो स्किल्स नहीं है तो वो सभी स्किल हासिल करने की कोशिश करें। जैसे कि अगर आप सिक्योरिटी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको वो सभी सर्टिफिकेशंस करने चाहिए, जिससे आपका करियर एडवांसमेंट आसान हो जाएगा। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चाहे तो आप वो देख सकते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट है प्री कंसीव्ड नोशन, या साधारण भाषा में कहें तो एचआर का माइंडसेट जो उनका एक्स सर्विसमैन या एक्स डिफेंस पर्सनल के प्रति होता है। अक्रॉस द ग्लोब एक्स सर्विसमैन को या वेटरन्स को एक ही काम के लिए अच्छा माना गया है, वो है सिक्योरिटी। स्पेशली हिंदुस्तान में तो जेसीओ या एनसीओ रैंक को सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड या सिक्योरिटी सुपरवाइजर की नौकरी के लिए ही अच्छा माना जाता है। बहुत कम किस्मत वाले लोग होते हैं जिन्हें एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन मिलती है। जनरली एचआर रिक्रूटर्स ये समझने में बिल्कुल असमर्थ रहते हैं कि अगर एक वेटरन 15 से 20 साल की नौकरी फौज में फॉरवर्ड पोस्ट में या ऑपरेशनल यूनिट में करके आया है तो उसके पास बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है। स्पेशली वेटरन्स उन सभी क्वालिटीज के साथ आते हैं जो सिविल कैंडिडेट में या तो है नहीं या उन्हें सालों का तजुर्बा लगेगा वो क्वालिटीज को जनरेट करने में, जैसे कि हाई वर्क एथिक्स, इंटीग्रिटी, डिसिप्लिन, सर्विस बिफोर सेल्फ। दोस्तों, यहां पर क्राइटेरिया वर्सेस कॉम्पिटेंसी का खेल है। अगर आपके पास कॉम्पिटेंसी है तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में दिए हुए सभी क्राइटेरिया को भी फुलफिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है
रिजिडिटी या यूं कहें कि मिलिट्री स्टाइल ऑफ थिंकिंग एंड वर्किंग। दोस्तों एचआर रिक्रूटर्स ये भी मानते हैं कि एक्स सर्विसमैन हमेशा एक ही तरीके से काम करते हैं या बात करते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द इंटरव्यूज या नौकरी लगने के बाद भी। वेटरन्स जनरली मिलिट्री में यूज होने वाले तौर तरीकों को कॉर्पोरेट में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आसानी से एक्सेप्ट नहीं होते। ये एक बहुत बड़ा रीजन है सभी वेटरन्स को पीछे खींचने का। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है एंगर मैनेजमेंट। फौजियों को यह समझने की जरूरत है कि मिलिट्री अथॉरिटीज और सिविल अथॉरिटीज में बहुत बड़ा फर्क है, इसलिए बाहर आने के बाद उन्हें अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। 5वां पॉइंट है अप्रोप्रिएट गोल सेटिंग, मीन्स अपनी क्षमता और कुशलता के आधार पर गोल का निर्धारण करना। दोस्तों हम में से अधिकतर लोग मंकी सी मंकी डू वाले सिद्धांत का पालन करते हैं, मीन्स साधारण भाषा में कहूं तो भेड़ चाल का। हम ये देखते हैं कि कुछ लोग एक स्पेसिफिक प्रोफेशन में सक्सेसफुल हो गए हैं, तो हम भी जल्दबाजी में ये डिसीजन ले लेते हैं कि हम भी सेकंड करियर उसी प्रोफेशन में बनाएंगे। लेकिन हम ये देखना भूल जाते हैं कि उन लोगों ने सफलता के लिए कितनी तैयारी और मेहनत की है। दोस्तों सभी वेटरन्स को यह जानने की जरूरत है कि वो किस काम में अच्छे हैं और उसी के आधार पर अपने सेकंड करियर की चॉइस का एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। दोस्तों वेटरन्स खुद को जर्नलिस्ट मानते हैं जो सब काम कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा है बाहर स्पेशलिस्ट की जरूरत है। इसलिए सभी रिटायर हो रहे या रिटायर हो चुके फौजी भाइयों को उसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना चाहिए जिसे उन्होंने अपने सेकंड करियर के लिए चुना है। तो दोस्तों जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, अब मैं आपको वो टिप्स देता हूं जिससे आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइमिंग, और सही टाइमिंग आपकी सफलता को निश्चित करता है। इसलिए अपने करियर प्लानिंग को वेल इन एडवांस स्टार्ट करें ताकि आपके पास करियर की प्लानिंग करने और उसको एग्जीक्यूट करने का पर्याप्त समय है। दूसरा पॉइंट है रिसर्च। जो प्रोफेशन आपने अपने करियर के लिए चुना है उसके बारे में एक्सटेंसिव रिसर्च करें। रिसर्च से आपको अपने प्रोफेशन में आने वाले चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को समझने में आसानी होगी ताकि आप अपना सेकंड करियर का एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। अब जब आपने प्रोफेशन चुन लिया है तो उस प्रोफेशन के बारे में जितना हो सकता है उतना पढ़ें और स्पेशलाइजेशन करें। यह स्पेशलाइजेशन आपको बाहर की दुनिया में अलग खड़ा करेंगे। याद है दोस्तों मैंने कहा था बाहर जर्नलिस्ट की नहीं स्पेशलिस्ट की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है नेटवर्किंग। दोस्तों जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस इंडस्ट्री में अपना खुद का नेटवर्क तैयार करें, इंडस्ट्री कलीग से बात करें और उस इंडस्ट्री की अंदरूनी जानकारी हासिल करने के लिए नेटवर्किंग करना बहुत जरूरी है। नेटवर्किंग से आपको उस इंडस्ट्री के यूज होने वाले कीवर्ड्स के बारे में जानकारी मिलेगी। वही कीवर्ड्स आप अपने रेज्यूमे में या अपने इंटरव्यू के दौरान यूज कर सकते हैं। और दोस्तों लास्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका रेज्यूमे। रेज्यूमे छोटा और अच्छा होना चाहिए। याद रहे रेज्यूमे 2 पेज से ज्यादा न हो। हाँ एक्सेप्शंस हो सकती हैं अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस 20 से 25 साल का है तो, और उस रेज्यूमे में वो कीवर्ड्स हो जो एचआर रिक्रूटमेंट देखना चाहते हैं। दोस्तों अगर आपके पास वो सभी स्किल्स हैं जो आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है लेकिन आपके रेज्यूमे में वो कीवर्ड्स नहीं है तो आपका रेज्यूमे सिलेक्ट नहीं होगा और इंटरव्यू कॉल तो आएगा ही नहीं। तो दोस्तों याद रखिए एक अच्छा रेज्यूमे होना बहुत जरूरी है। रेज्यूमे बनाने के लिए आप अपने इंडस्ट्री कलीग से हेल्प ले सकते हैं या किसी प्रोफेशनल सर्विसेज की भी हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।